दोस्तों नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं वेट वर्चुअल क्लासेस के अंदर। दोस्तों, हम अपने इस चैनल के अंदर आपको पशुओं में होने वाली विभिन्न बीमारियों के बारे में नॉलेज देंगे और उम्मीद करेंगे कि आप लोग उस नॉलेज से अपनी प्रैक्टिस को बेहतर बना पाएंगे। तो आज का अपना जो सेशन रहने वाला है, इसमें हम लोग रुमिनल एसिडोसिस, ग्रेन एंगोर्जमेंट या जिसको लैक्टिक एसिडोसिस भी बोला जाता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे और उसको पहचानने और उसको प्रॉपर तरीके से उसमें क्या ट्रीटमेंट दिया जाना है उसके बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा। So now when we talk about the sources of ruminal acidosis, there are two main reasons behind this. इसमें दो मेन कारण रहते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट जिस डाइट के अंदर ज़्यादा होता है उसको पशु को खिलाया जाना और दूसरा हाईली कंसनट्रेटेड डाइट को खिलाया जाना। कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट के अंदर अगर पशु एकाएक बहुत ज़्यादा गेहूँ, चावल या मकई का सेवन कर लेता है, चाहे उसके पीछे कारण कोई भी रहा हो, तो उससे उसको रुमिनल एसिडोसिस होता है। या जैसे अगर आप देखेंगे कि शादी ब्याह के अंदर या फिर इवन कई जगह पर जब कोई फंक्शन होता है तो उसमें जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है, जैसे कि पूरी हो गया, हलवा हो गया और रसगुल्ले की चाशनी हो गया, उसको जब पशु को एकाएक खिला दिया जाता है तो उससे भी पशु को रुमिनल एसिडोसिस हो जाता है। अभी रुमिनल एसिडोसिस में एक चीज़ मेन ध्यान रखने की ये है कि इसके अंदर पशु के शरीर के अंदर एसिड नहीं बनता है, बल्कि बाहर से जाने वाली चीज़ों की वजह से पशु के शरीर के अंदर एसिड प्रोड्यूस होता है, जो कि उसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है और अगर उसको प्रॉपरली आप ट्रीट ना करें तो वो उसे उसके लिए जानलेवा भी साबित होता है। अब इसके बारे में आगे जो है हम इसकी पैथोजेनेसिस जानने की कोशिश करते हैं। पैथोजेनेसिस से पहले हम इसके डायग्नोसिस की अगर बात करें तो आप ओनर से जो है उसका हिस्ट्री का पहले पता करेंगे कि उसने उसको पहले खिलाया क्या है। जनरली जो ओनर है वो यही बोलता है कि उसने थोड़ी मात्रा में उसको रोटी खिला दिया है या फिर उसको थोड़ी मात्रा में पूरी वगैरह खिलाया गया है। लेकिन अगर आप उसको सही से आप डायग्नोस करेंगे, क्लिनिकल उसका एग्जामिनेशन करेंगे, तो उसमें सीवियर डिहाइड्रेशन आपको मिलेगा। सीवियर डिहाइड्रेशन का मतलब है कि उसने अच्छी खासी मात्रा में जो कार्बोहाइड्रेट है उसको कंज्यूम किया है, जिसकी वजह से उसके शरीर का जो पानी है वो रूमन के अंदर एक जगह एक्यूमुलेट होने लग गया है। अभी अगर बात करें तो इससे रूमन का पीएच भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन वो तभी करें जब जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो, वरना तो आप बाहर के लक्षणों के आधार पर ही इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। रूमन पीएच चेक करने के लिए जनरली रूमन पंचर किया जाता है, लेकिन रूमन पंचर इसलिए भी ना किया जाए क्योंकि अगर बाद में उसकी रूमनटोमी करनी पड़ती है तो रूमनटोमी के वक्त अगर रूमन को पंचर आप लोगों ने किया है तो वो फिर काफ़ी ज़्यादा स्लफिंग वहाँ पे हो जाती है और उसमें जो स्टिचेस डालने पड़ेंगे बाद में, उसको सिलाई उसकी करनी पड़ेगी, तो जो सर्जन रहता है उसको उसमें समस्या आने वाली है। चलिए तो इसके पैथोजेनेसिस के ऊपर बात कर लेते हैं। इसमें कुछ एक मुख्य जो बिंदु रहने वाले हैं वो इस प्रकार। इसमें जैसे ही कोई पशु को हाईली कंसनट्रेटेड या कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट का आप देते हो तो उसके उसके रूमन के अंदर फर्मेंटेशन शुरू हो जाती है और उसी फर्मेंटेशन से उसके पेट का जो रूमन का जो पीएच रहता है वो रेगुलर डाउन हो जाता है, जिससे कि फर्मेंटेशन की वजह से उसके रूमन के अंदर वोलेटाइल फैटी एसिड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, जो कि पीएच को डिक्रीज करता है, जिससे कि बैक्टीरियल शिफ्टिंग होती है। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो शिफ्ट कर जाते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वहाँ पर आ जाते हैं, जिससे स्ट्रेप्टोकोकस बोविस जो बैक्टीरिया है उसकी प्रोलिफरेशन वहाँ पर होने लग जाती है, जिससे पीएच फर्दर डिक्रीज करता है और उस पीएच के फर्दर डिक्रीज होने से वहाँ पर लैक्टोबैसिलस का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है। तो दोस्तों, जो ये लैक्टोबैसिलस रहता है, कई बोलस इसके अंदर भी इसको दिया जाता है और जो कंपनीज हैं वो क्लेम करती हैं कि ये ह्यूमन के पीएच को मेंटेन करता है, तो इसको आप बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। अगर कहीं पर ह्यूमन एसिडोसिस हुआ है तो इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें। लैक्टोबैसिलस फर्दर पीएच को डाउन कर देता है, 5 से भी नीचे ले जाता है और जिससे कि एसिडोसिस होती है। ये कुछ एक रीजन में से एक रीजन है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो
जो रहता है हिस्टामिन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि ह्यूमन की मोटिलिटी डिक्रीज हो जाती है और पशु को फर्दर टिम्पनी हो जाती है, जिससे वो टिम्पनी की वजह से उसका पेट डिस्टेंडेड रहता है और वो गोबर का बंद वहाँ पर लग जाता है। इसके अलावा जो थायमिनेस की प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है, जिससे कि ह्यूमन के अंदर थायमिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। जो थायमिन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से जो थायमिन है दोस्तों वो अपने शरीर के लिए विटामिन B1 को एक्चुअल में थायमिन बोला जाता है और ये शरीर को जो है न्यूरोलॉजिकल बैलेंस के लिए जरूरी रहता है। और जब थायमिन की डेफिशिएंसी होगी तो पशु में स्टार गेजिंग और जो सिर ऊपर उठा के तारे गिनने के जैसे लक्षण आते हैं। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल साइंस जैसे कि पशु का लड़खड़ा कर चलना, खड़ा ना हो पाना या फिर अजीबोगरीब जो हरकतें हैं वो आपको दिखाई देने लग जाती हैं। इसके अलावा उसके शरीर के अंदर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, जिससे कि उसमें टिपिकली मिल्क फीवर के जैसे सिम्टम आने लगते हैं, यानी उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, वो खड़े होने में असमर्थ होता है, उसकी जो सिर की पोजीशन रहती है वो पीछे अपने फ्लैंक के ऊपर सिर को रख के बैठता है। इसको आप मिल्क फीवर से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो दोस्तों मिल्क फीवर में कोई भी डिहाइड्रेशन नहीं रहता है, जबकि अपना रुमिनल एसिडोसिस के अंदर डिहाइड्रेशन आपको मिलेगा। इसके अलावा जो डिस्ट्रक्शन होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का, उससे बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन लिपिड होता है वो रिलीज होता है, जो कि एंडोटॉक्सीमिया का एक कारण बनता है, जो कि पशु की मृत्यु का एक मेन कारण रहता है। अभी हमने इसकी सभी पैथोजेनेसिस को समझ लिया है, तो अभी हम इसके अप्रोच को देखते हैं कि हम इसे ट्रीट कैसे करेंगे। बात अगर इसकी ट्रीटमेंट की जाए दोस्तों, तो जो हमने पैथोजेनेसिस में समझा था कि उसके पेट के अंदर एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनने लग जाती है, और ये भी हमने बताया कि ये एसिडिटी जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ना होके लैक्टिक एसिड से बनती है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ह्यूमंस के अंदर बनता है वो इसके पीछे कारण नहीं होता। इसलिए जो ह्यूमंस की मेडिसिन आती हैं जैसे कि रेनिटेडिन करके जो साल्ट आता है, कुछ कंपनियां कैटल्स के अंदर भी इसको लेके आई हैं, लेकिन ये पशुओं में वैसे काम नहीं करता है जैसे इंसानों के अंदर, ह्यूमंस के अंदर इसका काम रहता है। इसलिए इसको लगाना पशुओं में किसी प्रकार का भी अच्छे तरीके से आपको वहाँ पे सहायता नहीं मिलेगी। इसको आप अवॉइड करें तो ही अच्छा है। अब एसिडिटी की बात करें तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप ओरली उसको सोडा बाइकार्ब या फिर जिसे मीठा सोडा भी कहा जाता है, उसकी आप 150-150 ग्राम की डोज अगर उसको देंगे गुनगुने पानी में तो उससे राहत मिलेगी। इसके अलावा आप 450 किलो वजन के लिए 450 किलोग्राम वेट के लिए सोडा बाइकार्ब IV 5 लीटर 5% सोल्यूशन दे सकते हैं। हालांकि ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको अगर जो अपना एम्प्यूल आता है सोडा बाइकार्ब का, उसको आप NS के अंदर मिला के देंगे तो वो भी काफ़ी अच्छा काम करेगा। दूसरी जो अप्रोच रहने वाली है, जो लैक्टोबैसिलस की ग्रोथ है उसको चेक करना है, उसके लिए आप उसके र्यूमन के अंदर एंटीबायोटिक जैसे कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन को डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, और उसको लोकल एंटीबायोटिक्स भी आपको देने पड़ेंगे। जो हिस्टामिन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है शरीर में, उसको रोकने के लिए आप उसको एंटी हिस्टामिन जैसे कि CPM 3 से 5 दिन के लिए आप उसको देंगे। और जो थायमिन की प्रोडक्शन घट गई थी थायमिनेज के बढ़ने से, उसको भी आपको कंट्रोल करना है। थायमिन की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आप विटामिन B1 का जो इंजेक्शन रहता है वो उसको आप देंगे। इसके अलावा आपको एंडोटॉक्सीमिया को भी कंट्रोल करना है। उसमें देखिए दोस्तों, प्रेगनेंसी एक मेन इशू रहता है। अगर पशु प्रेग्नेंट है तो आप वहाँ पर फ्लूमिक्सिन मैग्लोमाइन का 1.1 to 2.2 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, और अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो आप ग्लूकोकॉर्टिकोइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैल्शियम क्योंकि डाउन चला जाता है तो उसमें आप CBG कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट को हाफ डोज में, यानी जो 450 ml की बोतल रहती है उसका 250 ml आप उसको IV देंगे पशु को, तो वो रिकवर करेगा, उसके चांस ज़्यादा रहेंगे। अब आपने इतनी जो चीज़ें दी हैं तो वो उसको एक हद के बाद डायरिया लगाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उस डायरिया के बाद पशु का जो शरीर में इलेक्ट्रोलाइट है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। इसलिए डायरिया होने के बाद या इवन उससे पहले भी आप उसको ओरल या पैरेंट्रल इलेक्ट्रोलाइट जो रहते हैं जैसे कि RN या फिर जैसे कि बफजोन हो गया, वो आप
या इलेक्ट्रोलाइट हो गया, कोई भी आप ले लें, ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है। तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट अवेलेबल है वो आप उसको देंगे, जिससे कि उसकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना हो। एक और मेन बात इसमें रह गई थी कि अगर कोई पशु ये रुमिनल एसिडोसिस में आ जाता है तो उसका आपको पानी जो है 24 घंटे के लिए बिल्कुल बंद कर देना है, क्योंकि जैसे ही वो पानी पिएगा और उसके शरीर का पहले से पानी जो है वो एक्यूमुलेट हो चुका है रूमन के अंदर, तो जैसे ही वो पानी पिएगा उसका पेट जो है वो फूलने लगेगा और वो फिर उसको फर्दर सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी और वो पशु कोलैप्स कर सकता है। 24 आवर्स के बाद जब आप उसको पानी देंगे तो वो हल्का गर्म पानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार दें तो ज़्यादा बेहतर है। और इस केस में कभी भी स्टमक ट्यूब का इस्तेमाल ना करें, पेट के अंदर पाइप ना लगाएं। अगर लगानी पड़ती है तो ये सुनिश्चित कर लें कि जितना पानी आपने पेट के अंदर पहुंचाया है, क्योंकि जब आप स्टमक ट्यूब लगाएंगे तो पानी पहुंचा कर ही आप पेट के अंदर से सफाई कर पाएंगे। तो जितना पानी आपने पेट के अंदर पहुंचाया है आप उतना ही पानी बाहर भी निकालें। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपके लिए कामयाब रहेगा और आप अपनी प्रैक्टिस को और अच्छे से बढ़ा पाएंगे, अच्छे से अपनी प्रैक्टिस में इजाफा कर पाएंगे। दोस्तों, आगे से इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंटों का जवाब भी दिया जाए और आपको नई नई जानकारी हम इसी तरीके से मुहैया कराते रहेंगे।